हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 3 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, और जो पढ़ रहे हैं इग्नू में, या फिर जिनके पास सब्जेक्ट कोड है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इसको स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में, और ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शनल वीडियो होने वाला है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज की कार्रवाई, यानी कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मार्केट के अंदर संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है? संतुलन। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम जो है ना वो जनरली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और मार्केट का इक्विलिब्रियम। अब तीनों को एक एक करके ना समझते हैं। पहले बात करते हैं किससे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। तो अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जो कि हमें सीखना भी है आज की वीडियो में, तो वहां पे हम ये समझते हैं कि कंज्यूमर अपनी इनकम को, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से खर्च करे डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज को बाय करने में, ताकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके। तो यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि जब भी कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दूसरा क्या आता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो जहां हम बात करें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, जिनकी जब प्रोड्यूसर या क्या चाहता है, एक जो प्रोडक्शन करता है किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विस की, तो चाहता क्या है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो जब भी एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, या फिर जिस पॉइंट पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या आता है? मार्केट इक्विलिब्रियम। वो तो सिंपल सा है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों मार्केट में सेम होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई या फिर डिमांड सप्लाई से कम हो गई, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिसइक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलते हैं। और जिनकी वजह से इन्फ्लेशन भी क्रिएट होता है और डिफ्लेशन भी क्रिएट होता है। वो डिपेंड करता है मार्केट में किस तरह की सिचुएशन है। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, महंगाई बढ़ेगी। और अगर डिमांड कम है सप्लाई से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिफ्लेशन आएगा, रिसेशन आएगा, यानी कि प्राइसेस नीचे आएंगे। तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन अभी हमें सिर्फ जो डिस्कस करना है वो करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को समझा देता हूं पहले मैं आप लोगों को कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। हमारे पास 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें इस चैप्टर में देखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कि हम IC के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे शो कर सकते हैं। अब पहला पॉइंट क्या था लर्निंग ऑब्जेक्टिव का? द स्टेट द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हमें कंसेप्ट समझना होगा किसका? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, बता चुका हूं ऑलरेडी। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? फाइंड आउट द ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल। हमें समझना होगा ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल क्या होता है। ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा बंडल जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और वो उसकी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर रहा है ऑफ द कंज्यूमर यूजिंग लैग्रेंजियन मेथड। एक लैग्रेंज मैथमेटिशियन से उनके हिसाब से, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? डिस्क्राइब द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। हमें इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? वैसे यूटिलिटी फंक्शन की बात मैं कर चुका हूँ पहले ही, जब हम प्रीवियस वीडियो कवर कर रहे थे, यानी जब हम पिछला चैप्टर कवर कर रहे थे, वहां पे यूटिलिटी के बारे में बात कर चुके हैं। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमें समझना पड़ेगा, एंड एक्सपेंडिचर समझना पड़ेगा, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, जिसकी बात हम कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वैसे तो मैं MRS इसमें कुछ टॉपिक पहले बता चुका हूं, जैसे कि यूटिलिटी फंक्शन हो चुका है हमारा, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हो चुका है कंप्लीट। और उम्मीद है आप लोग हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज देख रहे हो, हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देख रहे हो, वरना हो सकता है कि आने वाले टॉपिक्स में, आने वाली वीडियोज में बहुत से कंसेप्ट आके अधूरे रह जाएं। तो ये हो गया एक पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है? क्रिटिकली एनालाइज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम समझना पड़ेगा इन द रियल वर्ल्ड फेनोमेना, वो भी रियल वर्ल्ड में। ठीक है, ये समझेंगे। फिफ्थ लर्निंग
ऑब्जेक्टिव डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। हमें इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट भी समझना पड़ेगा। टूल सच एज टैक्सेस ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम सब जानते हैं कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश तो करता है, बट अपनी लिमिटेड इनकम, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन, ये सब जो है इम्पैक्ट डालते हैं कंज्यूमर के रिसोर्सेज पे, कंज्यूमर की इनकम पे, जिसकी वजह से कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है लेवल जो है वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर टैक्सेस कंज्यूमर को ज़्यादा पे करने पड़ रही हैं, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बच रही है, और अगर कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बच रही है, यानी कंज्यूमर कम गुड्स, कम सर्विस को खरीद पा रहा है, यानी कम डिमांड कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि कंज्यूमर अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है जब वो ज़्यादा गुड्स और ज़्यादा सर्विस कंज्यूम कर पाता है। वही अगर मैं इसका उल्टा सिनेरियो समझाऊं आप लोगों को कि अगर टैक्सेशन को कम किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो अब इंडिया में टैक्सेशन जो है, जीएसटी भी जो है वो कम की गई है गवर्नमेंट के जरिए, और जब जीएसटी कम होगी तो सिंपल सी बात है, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जेब पे असर कम पड़ेगा, वो ज़्यादा गुड्स, ज़्यादा सर्विसेज कंज्यूम कर पाएंगे, जिसके जरिए उनका सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब आगे समझते हैं, तो टैक्सेस ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 6th पॉइंट क्या आता है, यूज ऑफ स्लिट्स्की एंड हिक्सियन अप्रोच। हमें दोनों अप्रोच समझने पड़ेंगे। तो डिकम्पोज द प्राइस इफेक्ट, कि प्राइस का इफेक्ट क्या होता है इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आगे समझते हैं। 7th पॉइंट क्या आता है, explain the extent of substitution and the income effect of a price change in case of perfect substitute। तो जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की या फिर इनकम इफेक्ट की, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में समझना पड़ेगा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा, एंड क्वेसी लीनियर प्रेफरेंसेस, जो कि मैं तीनों चीज़ें ही डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर के अंदर। बस अब हमें इसके इम्पैक्ट समझना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे किस प्रकार से पड़ता है। तो हमें ये डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो स्टडी करनी है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर, जो हम एक एक करके देखेंगे। अब चलते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो कंज्यूमर विद अ लिमिटेड इनकम डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज टू बाय, कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसका मतलब जब एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को यूज करता है, ये डिसाइड करने के लिए उसे कौन से गुड्स और कौन सी सर्विसेज खरीदनी है, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कंज्यूमर की बिहेवियर को। किसको शो करता है, कंज्यूमर की बिहेवियर को, है ना। क्योंकि सबके पास अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस पर वो अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, और उसी में कोशिश करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने की, एक बैलेंस लाइफ जीने की। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर बोलते हैं। हाउ कंज्यूमर्स एलोकेट देयर इनकम्स। हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को एलोकेट किस प्रकार से करता है अक्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज में। दिस इन टर्न अनेबल्स अस टू नो हाउ चेंजेस in income and price affect demand for goods and service। और इसमें हम ये भी समझेंगे कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया या प्राइस में चेंज आया, तो उस पर गुड्स और सर्विस पे डिमांड, गुड्स और सर्विस डिमांड में किस प्रकार से फर्क पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि इनकम और प्राइस दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम इनकम की डिमांड से बात करते हैं, तो अगर इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इनकम बढ़ चुकी है तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, रिसोर्स ज़्यादा हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इनकम का और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है हमें, कि अगर इनकम को बढ़ाया जाता है जो डिमांड है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर इनकम किसी भी पर्सन की कम हो जाती है तो उसकी डिमांड, वो डिमांड भी कर लेता है अलग अलग गुड्स और अलग सर्विसेज के अकॉर्डिंग कम कर लेता है। ये तो आया हमारा पहला इफेक्ट। ठीक है, दूसरा जब हम प्राइस से बात करते हैं, सबको पता है कि प्राइस और डिमांड में क्या मिलता है, हमें नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है कि अगर प्राइस बढ़ा, अब प्राइस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कंज्यूमर की इनकम अपने आप ही कम हो जाती है प्राइस के बढ़ने के साथ, तो डिमांड कम करेगा क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, वो कम चीजें खरीद पा रहा है। और प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड ज्यादा करेगा क्योंकि अब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है।
ठीक है, तो ये दो इफेक्ट हुए, एक इनकम का डिमांड से रिलेशन, एक प्राइस का डिमांड से रिलेशन। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा प्रीवियस टॉपिक्स में, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना। वैसे आने वाले चैप्टर्स में हम इसे और डीप में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैंने आपको छोटा सा बता दिया है क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट था कि हमें इनकम और प्राइस इफेक्ट दोनों ही समझने हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या होता है? तो कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर को हम बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन, जब वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइजेस यानी कि मैक्सिमाइज कर पाता है, गिवन हिज मनी इनकम, अपनी मनी इनकम के अकॉर्डिंग कि भाई कितने रिसोर्स हैं उसके पास, एंड द प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज ही कंज्यूम, और उन गुड्स के प्राइजेस जो वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर पा रहा है अपनी गिवन इनकम के अंदर, और अलग अलग गुड्स जो वो कंज्यूम कर रहा है उसके प्राइजेस के अकॉर्डिंग। तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जिसमें पहला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली। कंज्यूमर जो है वो सही तरीके से समझदारी से एक्ट करेगा, यानी कि कंज्यूमर जो है वो सही में अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि ऑप्टिमल यूज कर रहा है अपने इनकम का और अपने रिसोर्सेज का। यूं नहीं कि फिजूल जगह खर्चा करना चालू कर दिया, जिससे उसके पैसे वेस्ट तो हो ही रहे हैं, उसको सेटिस्फैक्शन भी क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली, दैट इज ही इज गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। दूसरा जो पॉइंट आता है वो कहता है प्राइजेस ऑफ द गुड्स आर गिवन टू रिमेन अनचेंज। जो प्राइजेस हैं अलग अलग गुड्स के वो अनचेंज रहेंगे, वो चेंज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्राइस में चेंज किया तो कंज्यूमर की इनकम में भी उसका चेंज आ जाएगा, यानी कि वो अलग अलग गुड्स की डिमांड जो यहाँ पे कर पाएगा, यानी कि हम एक कांस्टेंट प्राइस पे इक्विलिब्रियम चेक करेंगे, क्योंकि जैसे ही प्राइस चेंज होगा, फिर बोल रहा हूँ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अपने आप ही चेंज हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, ही हैज अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी, उसके पास कुछ ना कुछ मनी इनकम होनी चाहिए। भाई मनी इनकम होगी तभी तो खर्च करेगा, तो मनी इनकम टू स्पेंड ऑन गुड्स, देयर आर नो सेविंग्स। यहाँ पे किसी प्रकार की सेविंग्स नहीं होगी, यानी कि उसे जो भी पैसा मिल रहा है वो सारा का सारा डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज को इंजॉय करने में खर्च कर रहा है, ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मजा ले सके। तीसरा पॉइंट ये आया। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर फॉर वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स। क्योंकि कंज्यूमर के पास हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं गुड्स के, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है यहाँ पे, आर रिप्रेजेंटेड बाय इनडिफरेंस मैप। जो हम इनडिफरेंस मैप पे दिखाते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर कंफ्यूज रहता है कि मैं यहाँ पे कंज्यूम करूँ, दूसरे गुड्स के बंडल को कंज्यूम करूँ, या फिर तीसरे गुड्स के बंडल को कंज्यूम करूँ, क्योंकि वो जो बंडल्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग गुड्स की अलग अलग क्वांटिटीज को शो कर रहे होते हैं। तो विच इज डिफाइंड बाय द हिज यूटिलिटी फंक्शन, जिसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, उसके यूटिलिटी फंक्शन के जरिए देख सकते हैं। द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस रिमेन द सेम, और जो स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एनालिसिस, पूरे एनालिसिस के अंदर। जो अगला पॉइंट आता है होता है फिफ्थ पॉइंट, ईच ऑफ द गुड इज एन इकोनॉमिक गुड। हर एक जो गुड है वो क्या होगा, इकोनॉमिक गुड होगा, एंड इज अज्यूम्ड टू बी कंप्लीटली डिविजिबल, और वो कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। तो ये हमारे 5 अनुमान आए। जब भी क्वेश्चन आया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपको बता रहा हूँ किस किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, फिर उसकी असम्पशन लिखोगे, और फिर आओगे आप नेसेसरी कंडीशन के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा एमआरएस है एक्स वाई का, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स और वाई का, वो बराबर होगा एमयू एक्स अपॉन में एमयू वाई, और वो बराबर होगा पी एक्स अपॉन में पी वाई, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर होगा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के। ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है। इसी को मैं भी बोल सकते हैं कि बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। और टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो उस कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। जैसे देखो, ये जो बजट लाइन है वो इस कर्व को क्या कर रही है, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये वाला पॉइंट। तो जो ये जिस पॉइंट पे टच कर रही है ना, जहां पे बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, या फिर जहां पे बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व को टच कर रही है, उसी पॉइंट को मैं पे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है।
अब कई जने ये बोलेंगे कि भैया हम इस IC3 पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि हम सबने एक चीज पढ़ी थी पिछले चैप्टर के अंदर कि हायर द IC हायर द सेटिस्फैक्शन लेवल, यानी कि अगर कोई पर्सन IC3 पे कंज्यूम कर रहा है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू IC2, ठीक है, और IC1। तो अगर हम IC3 पे कंजप्शन कर पाते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड इनकम है, क्योंकि हमें इनकम का भी ध्यान रखना है। भाई यहाँ पे पहुंच ही कैसे पाएंगे, हमारा इनकम का जो रीजन है वो ये है, हम या तो इसके अंदर कंज्यूम कर सकते हैं या हम इसके ऊपर कंज्यूम कर सकते हैं, और फिलहाल हम इसके ऊपर कंज्यूम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बोली थी देयर आर नो सेविंग्स। क्योंकि अगर हम अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब हम अगर IC1 पे कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं पे भी IC1 पे सपोज करो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और उसका कोई पर्सन IC1 पे यहाँ भी कंज्यूम करे, हो सकता है यहाँ भी कंज्यूम करे, पर ये कभी भी एक ऑप्टिमल एक तरह से सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर कंज्यूमर यहाँ और यहाँ पे खर्चा कर भी रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम तो खर्च कर रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा कहाँ पे मिलेगा, IC2 पे, क्योंकि IC1 पे जो भी पॉइंट्स हैं उन सब पे क्या रहेगा, सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा, और मैं अपनी पूरी इनकम भी खर्च कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पहली अंजप्शन फेल हो रही है, कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली। अब कंज्यूमर बेवकूफ तरीके से खर्चा कर रहा है, वो खर्चा तो पूरा इनकम कर रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहा। तो कंज्यूमर को यहां खर्च करना चाहिए जहां पे वो हायर IC पे भी है, यानी कि IC2 पे भी है, और बजट लाइन के अंदर, बजट लाइन के ऊपर भी है, यानी कि अपना पूरा पैसा भी खर्च कर रहा है और सेटिस्फैक्शन भी क्या है, मैक्सिमम है। अब बात आई IC3 की, IC3 तक वो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक ऑप्टिमल रीजन नहीं है, तो यहाँ पे एक अटेनेबल रीजन नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर इसे अटेन ही नहीं कर पाएगा अपने इनकम के कम होने की वजह से, क्योंकि IC3 पे जाने के लिए उसको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और हम पहले मान के बैठे हैं इनकम क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, अगर उसकी फ्यूचर में इनकम बढ़ जाती है तब वो कहीं जाके IC3 को टच कर पाएगा, तब वो IC3 पे कंज्यूम कर पाएगा, लेकिन फिलहाल की इनकम के हिसाब से वो IC3 पे कंज्यूम यहाँ पे नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां पे कंज्यूमर अगर कंज्यूम करे तो वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर पाएगा। समझ में आए सारी चीजें, ठीक है। ग्राफ को मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है कि क्यों ये दोनों पॉइंट जो है बेकार हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट पे इनकम मेरी पूरी खर्च हो रही है, क्योंकि मैं बजट लाइन के ऊपर ही हूं, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये IC1 पे होने की वजह से मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मुझे कंजप्शन करनी चाहिए इस पॉइंट पे, है ना, यानी कि मैं Y डैश क्वांटिटी कंज्यूम करूंगा गुड Y की, और X डैश क्वांटिटी कंज्यूम करूंगा गुड X की, तब जाके मैं इक्विलिब्रियम E स्टार को जो है अचीव कर पाऊंगा। तो ये हो गया हमारा आज का बेसिक सा कंसेप्ट खत्म कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत चीजें देखना बाकी है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब कौन कौन सी चीजें इसे अफेक्ट करती हैं, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा आने वाले टॉपिक्स के अंदर। और एक चीज और, जो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाई कि कंज्यूमर यहाँ पे क्यों कंज्यूम कर रहा है, वो सब आपको पॉइंट की फॉर्म में भी लिख के आना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर IC3 को अचीव क्यों नहीं कर पा रहा, IC1 को अचीव क्यों नहीं कर पा रहा, वो सब हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सिंपल सा रीजन है, IC3 को क्यों नहीं रीच कर पा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, और कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से कंज्यूमर IC3 तक नहीं पहुंच सकता। और अगर वो कंज्यूमर IC1 पे कंज्यूम करता है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने पे काम ही नहीं कर रहा, वो कम खर्चा कर रहा है, कम गुड्स और कम सर्विस इंजॉय कर पा रहा है, ठीक है। और इसलिए IC2 एक आइडियल रीजन है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च भी कर रहा है और सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या है, मैक्सिमम है। तो चलो, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे इस वीडियो को डेटा पर देख रहे हैं वो जरूर जाके नोटा को भी सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।